रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को घटना पे लेके चलूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी मैं आप लोग को क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ, अगर उस कहानी के अंदर कोई धार्मिक एंगल होता है तो आप लोग उसे धार्मिक एंगल पर लेके चले जाते हैं, जबकि दोस्तों आप लोग को ऐसी रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना है। आप लोग को कभी भी किसी भी क्राइम स्टोरी के अंदर धार्मिक एंगल नहीं ढूंढना है। क्राइम क्राइम होता है। आप एक क्राइम का चैनल सुनते हैं तो क्राइम को क्राइम की नज़र से ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो पूरा समाज उसकी वजह से बदनाम होगा, या फिर ऐसा नहीं है कोई हिंदू अगर क्राइम करता है तो वो पूरा हिंदू समाज बदनाम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम अगर क्राइम करता है तो पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिख व्यक्ति क्राइम करता है तो सारा सिख समाज बदनाम होगा। ऐसा नहीं है कोई ईसाई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो सारा ईसाई समाज गलत हो जाता है। बात क्राइम की होती है तो क्राइम को क्राइम की नज़र से ही देखना चाहिए। और ये मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊँगा कि मैं आप लोगों से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की असल में शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। और इसी बदायूं में एक गांव पड़ता है, कामी गांव। इसी कामी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार रहा करता है, इस परिवार के अंदर 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम किशन पाल, 2 छोटे भाई, छोटे भाइयों में एक भाई का नाम सुरजीत, एक उससे छोटा, टोटल 3 भाई थे। परिवार में जब तीनों बेटे बड़े होते हैं तो घर की जो गरीबी होती है उसको दूर करने के लिए अब जो बेटे थे वो दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि उनके परिवार की जो माली हालत है वो बेहतर हो सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस तरीके से इंसान की कमाई बढ़ती है उस तरीके से खर्चे बढ़ जाते हैं। अब जब परिवार के थोड़े थोड़े दिन संवरने लगते हैं तो उसके बाद में परिवार वालों को चिंता होती है कि जो बड़ा बेटा किशन पाल है उस किशन पाल की शादी कर देनी चाहिए। लिहाजा किशन पाल के लिए लड़की वगैरह देखी जाती है। लड़की वगैरह देखी जाती है, उसके बाद शादी तय होती है। किशन पाल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में 1-2 बच्चे भी उसको हो जाते हैं। समय यूँ ही गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, महंगाई के इस दौर में अब ये जो परिवार था, किशन पाल और उसके 2 छोटे भाई, एक भाई सुरजीत और एक उससे छोटा भाई, तो सारे भाई बैठते हैं और बैठने के बाद में ये फैसला लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं इस कामी गांव के अंदर उस तरीके का काम नहीं है जिस तरीके का काम होना चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि बाहर कहीं अच्छा काम मिल जाए जिसके परिवार का भरण पोषण जो है बहुत अच्छे से हो सके। लिहाजा जो किशन पाल था, बड़ा भाई जिसकी शादी हो चुकी थी, ये काम की तलाश करता है। तमाम अपने मिलने वालों से मिलता है। तमाम दोस्त जो बाहर रहकर काम करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो दिल्ली में रहकर भी काम करते थे, और कहा यह जाता है कि दिल्ली के अंदर अच्छा कामकाज मिल जाता है। लिहाजा किशन पाल जो था इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से करता है। किशन पाल का एक दोस्त दिल्ली के स्वरूप नगर में, वहीं के आसपास एक फैक्ट्री होती है जिस फैक्ट्री का नाम होता है ब्लू गार्ड फैक्ट्री, और इसी ब्लू गार्ड फैक्ट्री में वो व्यक्ति काम कर रहा करता था। लिहाजा वो किशन पाल का काम भी इसी ब्लू गार्ड कंपनी में लगवा देता है। उसके बाद में किशन पाल जो था वहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है। थोड़े बहुत दिन तो काम करता है, लेकिन फिर इसको लगता है कि यहाँ पर ठीक ठाक पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद में ये अपने दोनों भाई, एक भाई सुरजीत और छोटे भाई को भी ले आता है, साथ के साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी ले आता है ताकि खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अब ये जो पूरा परिवार था, दिल्ली के स्वरूप नगर थाने में जो कुशक रोड पड़ता है वहीं पर एक महिला रहा करती हैं जिनका नाम ओमवती है। उनका 2 मंजिला मकान है। उसी 2 मंजिला मकान पर ये 2 कमरे किराए के लेता है। इसमें एक कमरे के अंदर 2 भाई जिनकी शादी नहीं हुई थी, सुरजीत और उससे छोटा, और एक कमरे के अंदर किशन पाल अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में रहा करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। तीनों भाई वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, ब्लू गार्ड फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो भी पैसे उससे अर्न होते वो पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन इसी बीच में किशन पाल से जो छोटा वाला भाई होता है सुरजीत, इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम फातिमा होता है। फातिमा जो कि लाल क्वार्टर, बाड़ी रोड, स्वरूप नगर की रहने वाली है, भलसबा डेयरी के पास में। तो जो भलसबा डेयरी है वहीं पर रहने वाली ये फातिमा जब सुरजीत के साथ में रिश्तों में आ जाती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत आम हो जाता है, तो उसके बाद में फातिमा सुरजीत को बताती भी है कि पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो सुरजीत होता है उसे इस बात से इनकार नहीं होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम इसी मोहब्बत के सहारे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
अब इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आए दिन जब कभी भी सुरजीत को मौका मिलता है वो फातिमा को फ़ोन करके बुला लेता और उसके बाद में दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते। और दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो एक बार जब इन अवैध संबंधों की लत इन दोनों को लग जाती है तो फिर उसके बाद कभी रुकने की नाम नहीं लेती। अब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो रही है, रातों रातों घंटों घंटों बात हुआ करती थी। और उसके बाद में इसी 1 फरवरी साल 2025 को जब सुरजीत का छोटा वाला भाई और बड़ा भाई किशनपाल ये सारे लोग फैक्ट्री गए हुए थे और सुरजीत ने कहा था कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो वो काम पर आज नहीं जाएगा। लेकिन सुरजीत ने यहाँ पर एक प्लानिंग करके रखी थी। सुरजीत ने सोचा था कि अगर आज भैया और मेरा छोटा भाई काम पर चले गए तो जो मेरी दोस्त है फातिमा उसको मैं इस रूम पर बुलाऊंगा, क्योंकि कई दिन हो चुके थे मुलाकात हुई नहीं थी। इसलिए सुरजीत भी तड़प रहा था, उधर जो फातिमा है वो भी तड़प रही थी। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। जो बड़ा भाई किशनपाल था वो अपनी ड्यूटी चला जाता है, छोटा भाई भी ड्यूटी चला जाता है। घर में भाभी और बच्चे बचे थे तो वो अपने कमरे में थे। इधर जो सुरजीत था ये फातिमा को कॉल कर देता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि स्वरूप नगर थाने में जो कुशल रोड है वहाँ पर एक महिला है ओमवती, उनका 2 मंजिला मकान है। उसी 2 मंजिला मकान में मैं किराए पे रहता हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ और जब यहाँ पर आ जाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें मकान के अंदर लेके आ जाऊँगा। अब फातिमा जो थी वो भी बेताब थी, इसलिए वो भी सुरजीत की कॉल का इंतज़ार करती है। उसके बाद में सुरजीत जो था वो मौका देखकर सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास फातिमा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में वो जो था फातिमा को कॉल करने के बाद में इंतज़ार करने लगता है कब फातिमा आएगी। आखिरकार जो फातिमा थी वो भी 1 घंटे के भीतर भीतर वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद में जो सुरजीत था फातिमा को अपने कमरे के अंदर लेके जाता है, चाय पानी को पूछता है और उसके बाद में ये लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो किशनपाल था बड़ा भाई और उसका जो छोटा भाई था, इन दोनों की नाइट ड्यूटी भी लग जाती है। इन दोनों की जब नाइट ड्यूटी लग जाती है तो ये लोग फैसला करते हैं कि अब सुबह को ही घर जाएंगे। अब जो कि सुरजीत था उसको मौका मिल चुका था, बड़ा भाई भी नहीं आ रहा था, छोटा भाई भी नहीं आ रहा था। इसलिए सुरजीत सोचता है कि फातिमा को कुछ और देर रोक लेता हूँ और शाम के वक्त उसको भेज दूँगा। लिहाजा जो सुरजीत था फातिमा के साथ में अवैध संबंध ये सारी चीज़ें बातचीत होने लगती है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय गुजारते हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत भी होती है। उसके बाद में अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो जो महिला थी ओमवती, जब वो सुबह को उठती हैं तो 2 मंजिला मकान से जहाँ पर सुरजीत उनका बड़ा भाई किशनपाल अपने बच्चों और पत्नी के साथ में रह रहे थे वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। पूरे घर में सुनसान पड़ी हुई है। महिला ओमवती थोड़ी सी परेशान होती है कि ये सब लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए। उसके बाद में ओमवती जो थी वो अपने घर के उस 2 मंजिला इमारत पर पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब देखती है तो पूरे घर में दोनों कमरे जो थे वो खाली थे और वहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं था। अब महिला थोड़ी सी परेशान भी होती है ओमवती, लेकिन उसके बाद में पहले तो किशनपाल के कमरे में झांकती है तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसे ही सुरजीत वाले कमरे में झांकती है तो इस ओमवती की रूह कांप जाती है। दरअसल ओमवती के इस रूम में बिस्तर के ऊपर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ओमवती उस शव को देखती है तुरंत घबरा जाती है, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है। मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। स्वरूप नगर थाने की पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में उस दरवाजे को तोड़ती है और तोड़ने के बाद में जब अंदर घुसती है तो देखती क्या है कि जो किराए का कमरा था उस कमरे के अंदर एक बेड के ऊपर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इसकी तलाशी करती है। अब जब तलाशी करती है तो पता चलता है कि ये जो शव है ये किसी फातिमा नाम की लड़की का है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर फातिमा के परिवार वालों को इत्तला कर दी जाती है कि इस तरीके से तुम्हारी जो पत्नी है उस पत्नी का शव जो है वो स्वरूप नगर थाने में आकाश रोड पर एक महिला है ओमवती जी, उनके घर पर एक व्यक्ति किराए पर रहता था उसी के कमरे पर मिला है। लिहाजा अब जो पुलिस थी वो ओमवती से भी पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर पर किराए पे कौन रहता था और ये लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए। तो जो ओमवती होती है वो बताती है कि साहब किशनपाल नाम का एक व्यक्ति मेरे इस रूम पर रहा करता था अपनी बीबी और बच्चों के साथ में उसके 2 भाई भी रहा करते थे। लिहाजा पुलिस जो थी वो किशनपाल का मोबाइल नंबर इस महिला से लेती है। उसके बाद में किशनपाल की तलाश करती है। किशनपाल तक पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में किशनपाल से पूछती है कि तुम लोग सुबह सुबह वहाँ से क्यों भागे जबकि तुम्हारे ही एक रूम से एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही ये बात किशनपाल बड़ा भाई सुनता है जिसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे और पत्नी वहाँ पर रह रहे थे। लिहाजा जो किशनपाल था ये पुलिस के सामने सारी बात सच सच बता देता है। कहता है कि साहब हम तो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, जैसे जैसे हम छुट्टी का वक्त आता है, सुबह का वक्त होता है तो उसी समय
जो मेरा भाई सुरजीत होता है उसका कॉल मेरे पास आता है और वो कहता है कि भाई मैं अपने रूम से भाग चुका हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम भी भाभी और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैंने अपनी एक दोस्त फातिमा का अपने ही रूम पर मर्डर कर दिया है। जब इस तरीके की बातें उसने बताई तो साहब हम तो सुबह ही दरवाज़ा बंद कर अपना सामान वगैरह लेकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल आए कि कोई अनहोनी ना हो जाए। लिहाजा जब पुलिस थी अब इस सुरजीत के बारे में पता करती है किशनपाल से कि सुरजीत कहाँ मिलेगा। अब किशनपाल कहता है कि साहब सुरजीत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सुरजीत का नंबर लिया जाता है किशनपाल से, उसके बाद में सुरजीत की तलाश की जाती है, लेकिन जब नंबर पुलिस लगाती है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल। 1 फरवरी साल 2025 को ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 2 गुजर जाती है, 3 गुजर जाती है, 4 गुजर जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे और जो सुरजीत था ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। लिहाजा पुलिस जो थी वो 2 टीमों का गठन करती है। एक टेक्निकल टीमों का सहारा लिया जाता है। उस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं। उसके बाद पुलिस ये सोचती है कि इसके आसपास कोई ऐसा बस अड्डा, कोई ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर सबसे पहले भागकर सुरजीत गया हो। तो पास में ही एक रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर ही सुरजीत गया था। लिहाजा पुलिस उस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो पता चलता है कि हाँ सुरजीत यहाँ आया था। अब उसके बाद में पुलिस जो थी टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है, इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है तो पता चलता है कि हत्या करने के बाद में सुरजीत ने कई नंबरों से कॉन्टैक्ट किया था। उन लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि सुरजीत ने हमें कॉल किया था, लेकिन वो अपने मोबाइल बेचने की बात कर रहा था। शायद उसके पास में पैसे ख़त्म हो गए थे, हो सकता है कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन बेच भी दिया हो। लिहाजा जो पुलिस थी अब तमाम तरीके से कोशिश करने लगती है, लेकिन इसी बीच में 5 फरवरी साल 2025 की डेट आ जाती है और 5 फरवरी साल 2025 को पुलिस को एक इनपुट मिलता है। पुलिस को इनपुट ये मिलता है कि जो सुरजीत है ये मुंबई से वापस दिल्ली आ रहा है। यानी इससे पहले सुरजीत जो था वो लोकल ट्रेन का टिकट कटाकर मुंबई भाग चुका था, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचा था तो उसके पैसे ख़त्म हो गए। इसलिए वो किसी से कांटेक्ट करके अपने किसी दोस्त से लाल क्वार्टर बुराड़ी रोड स्वरूप नगर में किसी से मिलने के लिए आ रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिलता है, पुलिस जो थी अपनी पूरी टीमों का जो गठन करने के बाद में उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात कर देती है और उसके बाद में जैसे ही ये सुरजीत यहाँ पर लाल क्वार्टर बुराड़ी रोड के पास में आता है तुरंत इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये पुलिस को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। दरअसल सुरजीत बताता है कि मेरे भाई किशनपाल ने मेरी नौकरी विलू गार्ड फैक्ट्री में लगवा दी थी और मैं उसी फैक्ट्री में काम करता था और वहीं पर एक लड़की जिसका नाम फातिमा वो भी काम करने के लिए आती थी। उसी से मेरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। आए दिन हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। जब शारीरिक संबंधों का बनने का जो सिलसिला था स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में 1 फरवरी साल 2025 को जब मेरे बड़े भाई किशनपाल अपनी ड्यूटी चले जाते हैं, छोटा भाई भी ड्यूटी चला जाता है, तो उसी समय मैं फातिमा को कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद मैं उसे मिलने के लिए अपने रूम पे ही बुला लेता हूँ। फातिमा आ जाती है। उसके बाद में हम लोग नाश्ता पानी करते हैं, कुछ फल फ्रूट खाते हैं, नमकीन बिस्किट खाते हैं। उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाते हैं। पूरा दिन कमरे पे हम लोग साथ ही साथ रहते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि भैया और छोटा भाई जो है वो नाइट ड्यूटी भी करेगा। इसलिए फ़ातिमा के साथ में ज़्यादा बात करने का समय मिल चुका था। इसलिए मैं फ़ातिमा से अब ये कहता हूँ कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ और पुरुषों के साथ में भी अवैध रिश्ते हैं। इस बात पर फ़ातिमा इनकार करती है, जबकि मुझे ऐसा पूरा पता था कि फ़ातिमा और लड़कों से भी बात करती है। इस बात को लेकर जो सुरजीत था वो इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि फ़ातिमा की गला दबाकर वहाँ पर हत्या करता है और हत्या करने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस को सुरजीत ने पूरे 5 दिन तक छकाया, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सुरजीत की कितनी बड़ी गलती थी। सुरजीत एक लड़की के साथ में अनैतिक संबंधों में था, नाजायज़ संबंधों में था। वो लड़की शादीशुदा थी और सुरजीत को इस बात पे ऐतराज़ हुआ कि वो किसी और लड़के से भी बात करती है। तो सुरजीत तुम भी कोई सही रास्ते पे नहीं थे। अगर फ़ातिमा सही रास्ते पे नहीं थी तो सुरजीत भी सही रास्ते पे नहीं था। अगर वो अनैतिक संबंधों में थी तो रहने देते, अगर वो किसी और से बात कर रही थी तो करने देते। आप अगर अपना काम ही सीधा करना चाह रहे थे तो फिर क्या ही कहा जाए, क्राइम करने की आपको कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लड़कियों से, उन लड़कों से कहना चाहता हूं कि जो पहले अवैध संबंधों में बदते हैं, फिर उसके बाद में छोटी से छोटी बात पर एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपके लिए बहुत वेरी गुड, आपकी कहानी बहुत अच्छी आती है, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं आपकी वीडियो और सब गाँव
वालों की तरफ से ज़िला हमीरपुर यूपी से आपकी वीडियो दिखा हूँ आज। संदीप मलिक पानी आए बहुत बढ़िया है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। और उसके बाद में दीवारेस्टर लिखते हैं बेहतरीन ब्रो, तो दीवारेस्टर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। सोहनलाल सेतिया जी आपका शुक्रगुजार हूँ। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं बहुत ही दर्द भरी कहानी है, इनका नाम है ए के खान। तो ए के खान जी आपका बहुत शुक्रिया। इनके ही कमेंट्स पर रिप्लाई करते हैं अमरनाथ लिखते हैं समधी समधन का नाजायज़ रिश्ता बन जाता है लेकिन बतख बेटे को मार दिया। अमरनाथ राठौर बरेली यूपी से कहानी सुनते हैं। भैया बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुरेंद्र शर्मा का लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी। सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका शुक्रिया। नरपत सिंह लिखते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय कपीश तू लोक उजागर। तो भैया हमारा जो है वो हनुमान चालीसा का श्लोक लिखते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं लिखते हैं, हार्ट बनाते हैं और दुआ करते हैं और रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई आप हमेशा खुश रहें, दिल से दुआ है और हमेशा सभी देशवासी भी खुश रहें आमीन। तारिक अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मोहम्मद इकराम है लिखते हैं कलयुग है क्या कहा जा सकता है, नाजायज़ संबंध का अंत ऐसा ही होता है। तो मोहम्मद इकराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। प्रमोद राजपूत हैं लिखते हैं प्रमोद राजपूत हिमाचल सिमौर से कहानी सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। सतबीर जी लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। शीलनिधि हैं लिखते हैं अपना नाम सुनने के लिए हम कमेंट नहीं करते मलिक भाई, तो शीलनिधि जी आपका सदैव मैं आभारी हूँ, आप अपना बेशकीमती कमेंट्स करते हैं। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार। भैया नमस्कार। लिखते हैं सर जी इसमें माँ ने जन्म दिया और अपने बच्चे के लिए बच्चे का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के क्या राज छुप गया, नहीं बुरा काम का बुरा नतीजा होता है, ऐसा कहानी आप पहले भी सुना चुके हो जी आपका शुक्रिया। हैरी छत्री हैं लिखते हैं तेरी फैमिली की कहानी होती तो तू सुनाता क्या। तो भाई हैरी जी मैं नहीं सुनाता, मेरी फैमिली की कहानी होती तो कोई और क्राइम रिपोर्टर सुनाता, तो अगर क्राइम हुआ है तो उसको कोई ना कोई तो सुनाता ही, मेरी फैमिली की होती तो कोई और सुनाता। खैर उसके बाद में इनका जो कमेंट्स है इन पे मनोज भारद्वाज जी हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्राइम को बस क्राइम की तरह लीजिए और इससे ये सीखिए कि किस तरीके से क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। इन चीज़ों से इंसान सतर्क रह सके। इंसान सिर्फ अपने बुरे कर्म को छुपाने के लिए क्राइम करता है, लेकिन उसके बाद में क्राइम भी निकल के आता है और बुरा कर्म भी लोगों के सामने आ जाता है, यानी दोहरी मार इंसान के ऊपर पड़ जाती है। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद जय भारत।